अब मैट होता क्यों है? जैसे हमने कहा AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो होता है सारे एसएससी के लिए, लेकिन वो क्या नहीं होती, कंपनी नहीं होती। पर अगर मैं मैट की बात करूं तो कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कौन होगी, कंपनी ही होगी। तो मैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंपनी। मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसको सर की बुक से कौन सी चीज पढ़ना है, सिर्फ इंडेक्स वाली। बाकी पूरी की पूरी चीज सिर्फ जो चार्ट दे रही हूँ उसी से पढ़ना। मैथ में तुमको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ऊपर नीचे सब कुछ लिखा है। मैंने क्या किया, अगर डिविडेंड कहाँ पे प्लस होना है कहाँ माइनस होना है, दोनों को एक साथ करके लिख दिया। तो इधर उधर क्लस्टरिंग की जगह एक साथ जब चीजें होंगी तो वो ज्यादा तुमको बेनिफिशियल। ठीक है, एक मिनट में उसका नोट्स खोल रही हूँ। चलो, तो मैट के लिए क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये मैट कहाँ पे लगता है, ऑडिबल है? चलो चलो, तो मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनी, हर एक कंपनी पे मैट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 1, चाहे वो तुम्हारी क्या हो, फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी, मतलब टाइप ऑफ कंपनी डजेंट मैटर व्हेन इट कम्स टू मैट। मैट है तो टाइप ऑफ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। क्या पहले पॉइंट क्लियर हुआ कि मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसपे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ कंपनी ऐसी है, यहीं से ऐसे एरो करके रखा है, जिन पे मैट क्या होगा, अभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में क्या है, नहीं है, पोयम का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा ना, तो ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका पोयम इंडिया में क्या है, नहीं है, तो बोलते हैं ये तो दूसरा रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विथ विच इंडिया हैज DTAA। तो बोलते हैं ऐसी फॉरेन कंपनी, उसका पोयम भी इंडिया में नहीं है, प्लस हाँ, इंडिया का उस कंपनी के उस कंट्री के साथ क्या है, DTAA का कॉन्सेप्ट है। वहां पे क्या है, इंडिया का उसके पास पे क्या है, DTAA का एग्रीमेंट है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब कि जब ऑलरेडी हमारा DTAA चल रहा है, विच एवर इज लेस बेनिफिशियल हो ही जाएगा, तो अदर वे राउंड क्या हो जाएगा, इसको हमको लेने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है ही नहीं, किसी भी तरह से रेसिडेंट हो नहीं सकती। जब कंपनी इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं है, तुम उसको कैसे टैक्स कर सकते हो? तो एक फॉरेन कंपनी जिसका पोयम नहीं है, वो रेसिडेंट ही नहीं है, और दूसरा इंडिया का उसके साथ DTAA, मतलब कुछ भी ये लोग गलत करने की कोशिश करेंगे तो DTAA एप्लीकेबल होता है। तो ऐसी कंपनी पे क्या नहीं लगेगा, मैट नहीं लगेगा। या फिर वो फॉरेन कंपनी जो क्या है, इंडिया की रेसिडेंट है, इंडिया का DTAA भी है, इंडिया की क्या है, रेसिडेंट है, और इंडिया का DTAA है उस कंट्री के साथ, लेकिन इस कंपनी को बिल्कुल भी इंडिया में किसी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। तो कंपनी क्या है, इंडिया में रेसिडेंट है, DTAA भी है हमारा उसके साथ, लेकिन कंपनी को इंडिया में रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं। जब इंडिया में किसी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो कंपनी, तब भी हम क्या बोलेंगे, इस फॉरेन कंपनी पे हम क्या नहीं लगाएंगे, मैट के प्रोविजंस नहीं लगाएंगे। ये नहीं बोल रहे कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं कि मैट के प्रोविजंस वहां पे क्या नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपकी इनकम इसमें टैक्सेबल है, अब ये क्या है, ये तुम्हारा प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो होता है 44B 44BB, ये अभी अपन PGBP में पढ़ेंगे। तो नॉन रेसिडेंट की इनकम जब भी प्रिजम्पटिव में टैक्सेशन होती है, जब खुद ही बोल रहे हैं ना कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स हो रहा है, तो उस पर भी क्या नहीं लगेगा, मैट नहीं लगेगा। और अगर LIC कंपनी है, ओहो ये याद आया तुम्हें, BAABAB पढ़ा है अपन ने, तो BAABAB वाली कंपनी है तो उनपे भी क्या है, मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ले दे के 4 कंपनी ऐसी है, अगेन इट इज अ पॉइंट ऑफ MCQ कि तुमको पूछेंगे मैट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन कंपनी तुम्हारा क्या है, POEM पोएम यहाँ पे नहीं है, और DTAA है, तुम्हारा पोएम भी यहाँ, तुम्हारा क्या है, रेसिडेंट भी यहाँ पे हो, DTAA भी है, लेकिन तुमको किसी लॉ में यहाँ रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है।
तीसरा, अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे तुम्हारा टैक्स यहाँ लगता है, या फिर तुम क्या हो 115 BAA वाली, BAB वाली कंपनी हो, LIC कंपनी हो, इन सब पे क्या नहीं लगता, मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक बार याद रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर MCQ में आया तो हमको एक आइडिया होना चाहिए कि इन सब कंपनी पे मैट नहीं लगता है। अब इसके बाद बोलते हैं जब अगर मैट एप्लीकेबल होगा तो ये सेक्शन जरूर याद रखना है, कंपलसरी याद रखना है, 115 JB। 115 JB के जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वही एक्सप्लेनेशन का एडजस्टमेंट होगा, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। जैसा 115 JB बोलता है वैसा ही हमको करना है, पूरे इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भूल जाना। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैट का क्या है, मैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसका 36 का आंकड़ा किससे, पूरे इनकम टैक्स से। मैट अगर बोलता है पेनल्टी को अलाउ करना है तो अलाउ करना है, मैट बोलता है पेनल्टी डिसअलाउ करना है तो डिसअलाउ करना है, पूरे इनकम टैक्स में क्या लिखा है उसको भूल जाना। क्योंकि स्टूडेंट्स का गलती यही होती है, वो कंफ्यूज होते हैं मैट और इनकम टैक्स में कि नहीं नहीं ये तो अलाउ होना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स अलाउ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैट ने बोला अलाउ करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे इनकम टैक्स उस चीज को डिसअलाउ ही क्यों ना करता हो। तो बोलते जो मैट अगर तुम लगाओगे 115 JB की कॉन्सेप्ट लगाओगे तो पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना, फिर यहाँ पे तुम्हें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एक और जगह बुक प्रॉफिट वर्ड यूज किया था मैंने, कहाँ पे यूज किया था बुक प्रॉफिट वर्ड, याद दिलाओ। LLP, फॉर्म LLP मैम, फॉर्म LLP में कल ही इन्वेस्टमेंट का किया है टर्म। हाँ, कि हमको क्या करना पड़ता है, वहां पे भी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बोलता है बुक प्रॉफिट का 15%, AMT में कितना परसेंट था, मैम 18.5%। AMT में 18.5% है, यहाँ पे कितना है 15%। तो नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स या बुक प्रॉफिट का टैक्स 15%, जो भी हायर होगा वो तुमको पे करना है। लेकिन अगर तुम्हारी ये यूनिट IFSC में है तो ये कितना हो जाएगा, 9%। अब ध्यान से सुनना, जो गड़बड़ चालू होती है, बोलते चाहे तुम नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करो, चाहे तुम बुक प्रॉफिट के प्रोविजन अप्लाई करो, चाहे तुम नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करके टैक्स निकाल रहे हो या फिर बुक प्रॉफिट के प्रोविजंस अप्लाई करके टैक्स निकाल रहे हो, तुम्हें सरचार्ज भी अप्लाई करना। देख लेना कहीं बुक प्रॉफिट भी तुम्हारा 1 करोड़ के अबाव तो नहीं चला गया, तो वहां भी सरचार्ज लगेगा और वहां भी क्या लगेगा, तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जनरली हम मार्जिनल रिलीफ कहीं पे भी नहीं लगा के आते। मैं बोलूं मैट तो छोड़ो, तुम नॉर्मल क्वेश्चंस में भी मार्जिनल रिलीफ भूल जाते हो। तुम्हें चेक करना है अगर इनकम तुम्हारी टोटल इनकम थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, किससे, तुम्हारी टोटल इनकम 1 करोड़ से, सपोज करो 1 करोड़ 1 लाख निकल रही है, तो 100% वहां कैलकुलेट भले ही मत करके आओ, पर लिख के तो कम से कम आ जाओ कि मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं। टाइम कम है तो नोट लिख के आ जाओ कि मार्जिनल रिलीफ का क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, तो उनको इतना तो समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को समझ में आ गया था कि मार्जिनल रिलीफ लगा सकते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अगर तुम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो चाहे नॉर्मल प्रोविजन करो, सरचार्ज भी लगेगा और साथ साथ में मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब ये क्या होता है मार्जिनल रिलीफ, अभी अपन क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे। बोलते अब देखो, हमने बोला कंपनी कोई भी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। अब कंपनी तो कोई भी, सारी कंपनी पे मैट लगता है। अगर कंपनी का पोएम इंडिया में है तो फिर तो उस पर मैट भी लगेगा। तो तुम्हें पता है या तो 25% रेट है डोमेस्टिक का या 30%। 25% के केसेस बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी 25। मैम अगर ग्रॉस प्रीवियस एसेट ईयर का टर्नओवर। 1920, हाँ निशांत तुम बोलो। मैम अगर प्रीवियस ईयर 1920 के 400 करोड़ का टर्नओवर है तो 25% लगेगा, अगर उसने BAA ले रखा है तो 25% लगेगा। BAA पे 25% पूरा होके है कि बेस रेट ही 25% है? सॉरी, BAA में बेस रेट 25% है कि वो तो सरचार्ज वगैरह सब जोड़ने के बाद 25% है? मैम बेस रेट 25% है। BAA का नो मैम, 22% है। BA बोल रहा हूँ। BA का क्या है 25% और इन जनरल 30%। फॉरेन कंपनी कितने पे 40%। फिर वही सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ के ऊपर जाएगी अगर तो 7% सरचार्ज, 2% हो जाएगा फॉरेन इनकम का। और यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर गए तो यहाँ 12% है या 5%, मतलब यहाँ मैंने और कुछ नहीं लिखा,
पूरा एक बार तुम्हारे लिए टैक्स रेट वापस लिख के रखे हुए हैं। अब सुनो, पूरा ध्यान, इसके बिना तो भैया मैट का एक चीज भी नहीं हो सकती, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि ये रहे 115 जेबी के एक्सप्लेनेशन, और पूरा ध्यान यहाँ रखना, अभी के अभी मैट खत्म हो जाएगा। जो मैं चीज बताऊंगी उसके हिसाब से सारी चीजें तुम्हें यहाँ याद हो जाएगी, बस ध्यान पूरा इधर ही रखना, और इसका मतलब है यही ध्यान रखना, ठीक है। कल भी मैंने बोला था जो ध्यान से सुनना वो तुमने और नहीं सुना। 115 जेबी का एक्सप्लेनेशन बोलता है कि बुक प्रॉफिट जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा कैलकुलेट करो। मतलब कुछ चीजें तुम्हें डिसअलाउ करनी होंगी, कुछ चीजें तुम्हें अलाउ करनी होगी, जैसे तुम पीजीबीपी में नहीं करते डिसअलाउ अलाउ, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। बट इसने जो बोला है प्लस करना वो प्लस करना, इसने जो बोला है माइनस करना है वो माइनस करना है। तो बोलता है सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट उठा लो, या फिर जो भी तुम पे रिस्पेक्टिव एक्ट लग रहा है उसका प्रॉफिट उठा लो। क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट उठाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तुमने पीएनएल बनाया होगा कुछ अलाउंसेस दे दिए होंगे, कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर दिए होंगे, कुछ इनकम कंसीडर कर ली होगी। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते ही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते, कुछ इनकम कंसीडर कर लेते। तो सपोज करो तुमने यहाँ पे क्या किया, कुछ एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए, यहाँ पे कुछ इनकम कंसीडर कर ली। तो बोलता है मैट के कैलकुलेशन के टाइम कुछ इनकम को मैं वापस क्या करवाने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट, नहीं चाहिए मुझे टैक्स, और कुछ एक्सपेंसेस जो तुमने लेके रखे उसको वापस क्या करो, एड बैक करो, मुझे इस पे टैक्स चाहिए। और एक पूरा लॉजिक मैं ओवरऑल बता रही हूँ मैट का। मैट को फिक्टिशियस इनकम जिसको बोलते हैं, फिक्टिशियस इनकम का मतलब क्या, फिक्टिशियस मतलब अभी हुई नहीं है तुमको वो इनकम, वो अभी हुई नहीं है, वो तुमको सिर्फ दिख रहा है। जैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, भाई तुम किसी चीज को रीवैल्यू करते हो वो फिक्टिशियस इनकम है, तुमको रिकॉग्नाइज थोड़ी ना होगी, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना आ गई। लैंड मेरी 1.5 लाख की कभी खरीदी थी, आज 1.5 करोड़ की हो गई, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि पैसा आ ही गया है। तो मैट बोलता है ऐसी कोई भी फिक्टिशियस इनकम होगी मुझे उस पर टैक्स नहीं चाहिए। तो मैट को सख्त नफरत किससे है, फिक्टिशियस इनकम से है। जहां जहां तुम्हें फिक्टिशियस इनकम नजर आएगी उसका रिवर्स कैलकुलेशन 101% रहेगा। इसका पहला एग्जाम्पल जो ऑलरेडी इसमें देख के भी रखा है, हम मूव करते हैं इनकम साइड पे। बोलता है बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट तुमने समझा था, हमने कहा हाँ बिल्कुल समझा था। बोले बिजनेस ट्रस्ट यूनिट इश्यू करता है किसको, एसपीवी को। यूनिट जब इश्यू करी होगी उसने तब हो सकता है वैल्यू जिस दिन इश्यू कर रहा होगा उसकी कुछ और होगी, ठीक है, और उससे वो शेयर्स ले रहा है। अब जिस दिन शेयर्स उसके पास आए, हो सकता है जिस दिन इसने इशू किया 10 करोड़ के हिसाब से यूनिट्स इशू हुए, और जिस दिन शेयर इसके पास आ गए हो सकता है वो शेयर्स की वैल्यू भी तो अप डाउन होती रहती है। अब वो शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, अगले साल 31 मार्च को हो सकता है 15 करोड़ हो गई, हो सकता है वो शेयर्स की वैल्यू और कम हो गई, कितनी हो गई, 6 करोड़ हो गई। तो बोलता है ये तो क्या है तुम्हारा, कोई एक्चुअल लॉस है क्या, क्या एक्चुअल प्रॉफिट है? अगर यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट से क्या हुआ है, बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट इशू किए, उधर से शेयर्स लिए, और इसके कारण अगर इसको कोई भी फिक्टिशियस इनकम होती है और वो फिक्टिशियस इनकम तुम्हारे पीएनएल में लिखी हुई है, टैक्स नहीं चाहिए, माइनस कर दो उस इनकम को, क्योंकि वो एक्चुअल इनकम नहीं है तुम्हारी। तो लॉजिक नंबर 1 कि इसको कहीं भी फिक्टिशियस इनकम चाहिए ही नहीं। तो बोलेगा इसको वापस क्या करो, माइनस, इनकम बढ़ चुकी है हटा दो, इनकम कम कर दो। उल्टा कर दिया तुमने, लॉसेस बुक कर दिए। तुमने 10 करोड़ के यूनिट इशू किए, जब तुम्हारे पास शेयर्स आए तो उन शेयर्स की वैल्यू 8 करोड़ ही रहेगी, मार्केट वैल्यू क्या 8 करोड़। अब तुमने 2 करोड़ का क्या बुक कर दिया दीक्षा, तुमने 2 करोड़ का लॉस बुक कर दिया। तो अगर तुमने 2 करोड़ का लॉस बुक कर दिया तो अब दिक्कत क्या होगी, वो बोलेगा तुमने इनकम कम कर ली, नहीं चलेगा, वापस करो। क्यों, क्योंकि एक्चुअल लॉस हुआ क्या ये तुमको। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, पूरे मैथ में तुम्हें कहीं भी फिक्टिशियस इनकम का एडजस्टमेंट दिखेगा, ऑटोमेटिकली तुमको क्या करना है, उसको हटा देना है। इसका मतलब जब इंडेस पे तुम अभी अभी आओगे, इसमें इंडेस में कभी जीवन में ऐसा हो जाए कि तुम इंडेस पढ़ के नहीं गए हो, तुम्हें समझ नहीं आया, तो इंडेस में चेक कर लेना, पूरा इंडेस का लॉजिक एक ही है। जितने एडजस्टमेंट दिए ना उनका क्रक्स सिर्फ एक है, जहां फिक्टिशियस इनकम हुई इसने क्या किया है, एडजस्ट वापस करवा दिया है, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इंडेस हर चीज फेयर वैल्यू पे बुक करता है।
इंडेक्स में तो हर चीज क्या है तुम्हारी फेयर वैल्यू पे बुक होगी। अरे तुम फेयर वैल्यू पे बुक करो पर एक्चुअल रिकॉग्नाइज हुआ क्या? तो वो बोलता है कोई असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज जब तक एक्चुअल सेल नहीं होगी, एक्चुअल डिस्पोज नहीं होगी, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगी, उसके कारण कुछ भी तुमको फेयर मार्केट पे मेजर करने के कारण प्रॉफिट हुआ है और तुमने बुक कर लिया, लॉस हुआ है तुमने बुक कर लिया, रिवर्स इट बैक। पूरा इंडेक्स का एकमात्र लॉजिक ही यही है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो कभी ऐसा हो कि नहीं कुछ समझ में आया तो तुम वही लॉजिक लगा के आ जाना, और वो 101% बोल रही हूँ मैं, 101% तुम्हारा आंसर सही जाएगा। क्योंकि पूरा इंडेक्स अभी जब तुम इसमें मेरे साथ पढ़ोगे तो उसका एक ही लॉजिक में बार बार हर पॉइंट पे बताऊंगी, देखो एक्चुअल हुआ क्या, नहीं हुआ, फिक्टिशियस हुआ इसलिए रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट इंडेक्स का भी फिक्टिशियस पे पूरा है, और दूसरा ही बिजनेस ट्रस्ट इन्होंने यहाँ पे देख के रखा है। अब ये बोलते हैं सबसे पहले क्या माइनस क्या प्लस करना है। तो देखो हमने एक चीज लिखी थी डॉक्टर DR। डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला रेस्ट इन पीस। डॉक्टर क्या बोले भाई, रेस्ट इन पीस। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या है, बीमार था, जिससे उसका क्या हो गया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। भाई डॉक्टर ही आके बोलेगा कि अब तुम तो जाओ निपट जाओ, तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि सामने वाला उसका ट्रस्ट गया, उसके ट्रस्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही चीज बस इतनी तुमको याद रखनी है। डॉक्टर बोलते रेस्ट इन पीस, जिसके कारण क्या हुआ है, सामने वाले का ट्रस्ट क्या हो गया, लॉस हो गया। हम और इसमें लिख सकते हैं अभी बीच बीच में कुछ कुछ चीजें, जैसे ट्रस्ट किसका गया, AOP BOI का ट्रस्ट लॉस हुआ है। तो ये सब यहाँ पे तुमको इधर उधर सब मिल जाएगा। तो बोलता है डॉक्टर बोलता है रेस्ट इन पीस, जिससे AOP BI का ट्रस्ट क्या होगा, लॉस होगा। याद करते करते लिखेंगे। अब सबसे पहले डी में क्या है, तो डी से इसने बोला है डी पे क्या क्या चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम डी फॉर डेप्रिसिएशन। तो डॉक्टर का डी किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए। बोलता है कि टोटल डेप्रिसिएशन तुमने कितना भी अलाउ किया होगा। तुमने क्या किया होगा, जब तुमने अपना P&L बना रहे होगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, P&L तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही बनता है ना, तुमने P&L बनाते वक्त डेप्रिसिएशन टोटल अलाउ कर दिया होगा, पूरा की पूरा वापस क्या करो, ऐड कर दो। सेम PGBP में भी तो यही करते तुम, पूरा क्या करते हो, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हो। बोलता है मैं ऐड बैक करवा रहा हूँ, मैं माइनस करने दूंगा, लेकिन सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा जो रीवैल्यूड डेप्रिसिएशन नहीं है। तुमने क्या किया, असेट 10 लाख की थी, उसको 15 लाख का किया। 10 लाख का डेप्रिसिएशन मैं अलाउ कर सकता हूँ, 10 लाख के रिस्पेक्ट में जो भी रहेगा, पर 15 लाख किया तुमने उसको, मतलब 5 लाख तो फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस के ऊपर एक्सपेंस भी बुक करने नहीं दूंगा मैं। तो बोलता है पूरा डेप्रिसिएशन क्या करो, वापस ऐड करो। उसका क्या कर दिया, नलिफाई हो गया इफेक्ट। अब उतना ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा जिस डेप्रिसिएशन में रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करके ही तुम डेप्रिसिएशन क्या कर पाओगे, हटा पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज टोटल डेप्रिसिएशन को क्या करो, ऐड करो। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन हमको क्या करना, ऐड। डेप्रिसिएशन माइनस होगा लेकिन रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाओ पहले। अब जो डेप्रिसिएशन आ रहा है उतना ही डेप्रिसिएशन माइनस करो, मतलब मुझे रीवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मींस रीवैल्यूएशन का इफेक्ट का जो भी डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, डी फॉर डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत डी फॉर डेप्रिसिएशन में? तो पहला हो गया तुमको क्या करना है, डी फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो डी से हो गया हमारा क्या, डॉक्टर। और कुछ है डी से, हाँ एक और चीज है डी से, डी फॉर डिविडेंड। बोलते हैं डिविडेंड किसी भी तरह का हो, प्रपोज्ड हो या पेड हो, भाई डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इनकम। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, तुमने पूरा प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकाल के तुम क्या कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। P&L में एक्सपेंस कैसे बुक कर लिया इसको, आर यू गेटिंग? डिविडेंड तुम्हारा एक्सपेंस थोड़ी ना, ये तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम होता है। तो तुम उसको P&L में, अपने P&L में, कंपनीज एक्ट के P&L में तुमने एक्सपेंस बुक किया, एड बैक कर दो, चाहे प्रपोज वाला हो या पेड वाला हो, डिविडेंड एक्सपेंस है ही नहीं। तो लॉजिकल था, ये भी क्या हो गया, एड बैक। तो ये हो गया हमारा डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डिविडेंड। तो दोनों को पहले दिमाग में रिकॉल कर लो, डी डी क्या था, अभी के अभी याद करो, बात के लिए छोड़ो ही मत, रिकॉल करो।
मैम ये लिख लें, ये जो आपने मेमोरी टेक्निक बताई है। लिखते रहो। चलो आगे बढ़े, हो गया हमारा डी। अब आर पे आते हैं। आर पे क्या है? रेस्ट इन पीस, है ना। RIP क्या है? रेस्ट इन पीस। तो डॉक्टर का डी का आर। अब इसके आर पे आते हैं। बोलता है रिजर्व। आर फॉर क्या है? रिजर्व है। आर फॉर क्या है? रॉयल्टी है। तो एक आर हमारा डॉक्टर का आर हो जाएगा, एक आर हमारा रेस्ट इन पीस का आर हो जाएगा। तो बोलता है डी फॉर डेप्रिसिएशन था, डी फॉर डिविडेंड था, आर से रिजर्व है, आर से रीवैल्यूएशन भी है, और आर से तुम्हारा क्या है? रॉयल्टी भी है। तीन चीजें हैं आर से, रॉयल्टी, रिजर्व और रीवैल्यूएशन। अब बोलता है रिजर्व। अब बोलता है अगर तुमने तुम्हारा ये P&L बनाया, ठीक है, कंपनीज एक्ट में तुम्हारा P&L बना है, और P&L के डेबिट साइड तुमने क्या लिखा है? ट्रांसफर टू रिजर्व। तुमने क्या लिख के रखा है? ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा है। भाई एक चीज बताओ, मुझे आज 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मुझे क्या हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट। अब मेरे ऊपर है कि इस 10 लाख के प्रॉफिट को मैं कैसे रखूं। मेरे को बैंक में रखना है, मैं बैंक में रखूंगी। मेरे को घर पे रखना है, मैं क्या करूंगी? घर पे रखूंगी। मेरे को बिजनेस में लगाना है, मैं बिजनेस में लगाऊंगी। पर इससे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया क्या? तुम चाहे घर पे रखो चाहे बैंक में रखो, तो समझो कि बैंक में रखना मतलब किसी रिजर्व में रख देना, जनरल रिजर्व फॉर्म कर देना, कोई भी रिजर्व फॉर्म कर देना। रिजर्व कौन सा तुम्हारा एक्सपेंस हो गया? रिजर्व थोड़ी ना एक्सपेंस है। तुम चाहो तो प्रॉफिट यूं संभाल के रखो, रिटेन अर्निंग कर दो। तुम चाहो तो उस रिटेन अर्निंग को नाम क्या दे दो? रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। भाई है तो वो तुम्हारा प्रॉफिट ही ना। ये तो सिर्फ तुमने क्या दिया है? नाम दिया है उसको कि हमने रिजर्व में किसी काम के लिए अलग रख दिया। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर रिजर्व से पैसा आया, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। ये कोई इनकम है तुम्हारी? कोई पैसा तुमने 2 साल पहले किसी क्या किया था? पिगी बैंक में रख दिया था, उधर से ही निकाल के वापस ला रहे हो, तो ये कौन सी इनकम हो गई? तो मैट बड़ा ईमानदार है, बोलता है कि नहीं, ना तो टू रिजर्व एक्सपेंस है, ना ही रिजर्व से जब पैसा आता है वो इनकम है। तो इसको भी क्या करो? एडजस्ट बैक करो। तो देखो, अगर रिजर्व में कुछ भी पैसा तुमने क्या किया? टू रिजर्व किया मतलब डेबिट किया है, वापस एड बैक करो, ये कोई एक्सपेंस नहीं होता। और अगर रिजर्व से पैसा आया है तो वापस माइनस करो क्रेडिट साइड में से। क्यों? क्योंकि ये कोई इनकम थोड़ी ना है। तो ये बोलता है कि ये चीजें नहीं चलेगी। और बोलता है ये तभी करना एडजस्टमेंट रिजर्व वाले जब P&L से रूट करवा रहे हो इस रिजर्व को। भाई रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी P&L में नहीं आता, वो डायरेक्टली क्या जाता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा रिवैल्यूएशन में जाता है, कभी जीवन में P&L में नहीं आया। ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रिजर्व का एडजस्टमेंट होता है जो P&L से रूट होते हैं। समझ में आया? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी P&L से रूट नहीं होता है। मतलब कभी भी, जब भी, ओनली व्हेन द रिजर्व क्रिएटेड थ्रू P&L के पैसे से अगर रिजर्व क्रिएट किया है, P&L से रिजर्व किया, तभी क्या करना? इसको एडजस्ट करना, नहीं तो एडजस्ट मत करना। तो तीन चीजें हुई हमारी। डी फॉर डिविडेंड था, डी फॉर डेप्रिसिएशन था, आर से हो गया रिजर्व। अब आते हैं किस पे? फिर से आर पे, आर फॉर रॉयल्टी। अब बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसका। बोलते हैं देखो रॉयल्टी की बात कर रहे हो, मुझे याद दिलाओ रॉयल्टी पे टैक्स कितना लगता है? अगर पीई इंडिया में नहीं है तो कितना लगता है? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 10%। वेरी गुड, 10%। मैट कितने परसेंट है? मैट 15%। है ना। अब मैं सपोज करो एक नॉन रेसिडेंट, मुझे मोदी जी बुला रहे, आओ इंडिया में क्या करो? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। चलो मैंने तुमको इंडिया वालों ने क्या किया? उनको काम भी दिया, उनका काम भी किया। अब जब ये मैं रॉयल्टी ले रही हूँ, मुझे क्या बोला था? 10% पे तुम्हारा रॉयल्टी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। 10% पे टैक्स कर भी रहे थे, फिर अब धीरे से क्या बोलते? रुको, मैट की प्रोविजंस तो लगाना भूल ही गए। मैट के हिसाब से मिनिमम इतना तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई ना। लिख रहे हो तुम कि 10% पे टैक्स होगा, और फिर जब एक्चुअल टैक्स लेने की बारी आती है कंपनी से, तो कंपनी पे तुम क्या कर देते हो? मैट लगा के 15% टैक्स ले लो।
तो ऐसे तो लोगों ने एक्चुअल में इंडिया में क्या करना बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह पेटेंट वगैरह करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर रॉयल्टी है, रॉयल्टी की इनकम है या रॉयल्टी से रिलेटेड एक्सपेंस है, उसको वापस एडजस्ट करो। क्यों? क्योंकि ये 10% पे, जब भी 15% से कम कोई चीज टैक्सेबल हो रही है उसको क्या कर दो, उसको हटा दो। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, नहीं तो लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। तो बोलता है रॉयल्टी की कोई भी क्या है, रॉयल्टी रिलेटेड एक्सपेंस है, वापस एड बैक कर दो। ठीक है, क्यों एड बैक कर रहे हैं? क्योंकि जब उसकी इनकम पे हम टैक्स नहीं ले रहे तो उसके एक्सपेंस को अलाउ क्यों करने देंगे तुमको? देखो, इनकम वापस माइनस करवा दी, टैक्स ले रहा है क्या वो? नहीं, तो तुमको डबल डिडक्शन देगा क्या कि एक्सपेंस भी ले लो और इनकम पे भी टैक्स नहीं ले। रॉयल्टी रिलेटेड कोई भी इनकम क्रेडिट साइड है, माइनस कर दो, हटा दो उसको। लेकिन उसके एक्सपेंस का भी अगर इफेक्ट लिया तो उसको भी हटाओ। तो एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे और इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। तो दो चीज आर से हुई, रिजर्व और एक हो गया तुम्हारा रॉयल्टी। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब आते हैं रीवैल्यूएशन पे। तो बोलता है रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन असेट, द बैलेंस रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट इन दैट रिजर्व पुट द बैलेंस टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L। इसके अंदर बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब रीवैल्यूएशन रिजर्व का जो बैलेंस है ना, कभी भी कहाँ नहीं आता था, हमारे P&L का पार्ट बनता ही नहीं था। अब होता क्या था, मैं क्या हूँ, एक एसएससी, मेरे को एक असेट सेल करना है। अब मेरे को पता है कि मेरे को असेट सेल करना है और सपोज करो 100 करोड़ की मेरी असेट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, अगर मैंने इस 100 करोड़ की एसेट को, सपोज करो अभी 10 करोड़ लेते हैं, मेरी एसेट कितने की, 10 करोड़ की। इसको फिर लिख के भी बताऊंगी, पहले इधर से समझो। मैंने सोचा ये मेरी 10 करोड़ की एसेट है और कोई है जो कितने में लेने चाह रहा है, इसको 100 करोड़ में ले रहा है, उसको बड़ा कुछ काम होगा, ले रहा है 100 करोड़ में। अब सपोज करो अगर मैं इसको डायरेक्ट 100 करोड़ में बेच दूं, होगा क्या, 90 करोड़ पे मुझे प्रॉफिट पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। 10 करोड़ की एसेट, आप सेल्स प्राइस क्या कर रहे हो, 100 करोड़, तो आप प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90 करोड़। फिर उस वक्त इन लोगों ने दिमाग चलाया। क्या दिमाग चलाया? एक काम करते, पहले एसेट को रीवैल्यू कर देते, बेचने से पहले क्या करते हैं, रीवैल्यू। क्योंकि रीवैल्यूएशन में जो अमाउंट पड़ा रहेगा ना, वो P&L में पहले नहीं आता था। अब मैंने इसको रिवैल्यू कर दिया कितने पे, 90 करोड़ पे। अब असेट कितने की दिख रही है बुक्स में, 90 करोड़। अब मैंने कितने पे बेचा उसको, 100 करोड़। तो देखो 100 करोड़ की एसेट बेची, 90 करोड़ उसका क्या दिख रहा है, बुक वैल्यू। अब मैं प्रॉफिट कितना बुक कर रही हूँ, सिर्फ 10 करोड़। टैक्स कितना है, 10 करोड़। मैम 10 करोड़ वो है जो बचा हुआ रीवैल्यू किया था, वो कभी P&L में आएगा ही नहीं। वो आपका कभी भी क्या नहीं आता था, P&L में नहीं। मतलब क्लियर क्या हो रहा है, 90 करोड़ तुमने प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न किया, लेकिन तुम क्या दिखा रहे हो, सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हो और सीधे सीधे क्या, टैक्स भी नहीं भर रहे। इतनी बात समझ में? फिर यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, उन्होंने बोला अगर असेट रिटायर होती है, अगर क्या होता है, असेट तुम्हारी रिटायर होती, मतलब बेच दिया उसको, और उस टाइम पे तुम्हारे रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ भी पैसा पड़ा होगा, तो इसका मतलब अब वो रिवैल्यूएशन का पैसा तुमको कहाँ लाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड ऑफ P&L में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? अब देखो, वही इसने दिमाग चलाया, इसने क्या कर दिया, 10 करोड़ के एसेट को कितने पे कर दिया, 90 करोड़। कितने का रिवैल्यू दिखाया होगा, 80 करोड़ का रिवैल्यूएशन दिखाया होगा इसने। अब क्या होगा, भले ही एसेट बेच भी दे, फिर भी ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है, वो क्या बोलेंगे, तुमने एसेट बेची ना, ये रिवैल्यूएशन में जो 80 करोड़ का है, इसको कहाँ पे बुक कर दो, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L में लेके आ जाओ। तो अब क्या हो रहा है, अब टैक्स देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा ये कहाँ नहीं लाने देते थे, P&L में लाने ही नहीं देते थे। तब ऐसा था ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया। बोले देखो रिवैल्यूएशन का पैसा एक्चुअल में रियलाइज हुआ क्या भाई को, नहीं हुआ, ऐसा मानते थे। पर ये तो लूप होल की तरह यूज करने लग गए। तब इन्होंने बोला कि अगर रिटायर हो रही असेट, एक्चुअल रिटायरमेंट मतलब एक्चुअल सेल, एक्चुअल ट्रांसफर, उसके टाइम अगर रिवैल्यूएशन में जितना भी अमाउंट पड़ा होगा, पूरा की पूरा कहाँ लेके आ जाओ, तुम अपने P&L में लेके आ जाओ। बात समझ में कि किस लूप होल को हटाया इन्होंने, लिख के बताओ कि आ गया समझ में, बोला जल्दी। आ गया मैम समझ में।
ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आपकी एसेट क्या होती है, रिटायर होती है, और जो भी बैलेंस आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड पड़ा है वो क्या कर दो, किस में लेके आ जाओ, पी&एल में लेके आ जाओ, पूरा पूरा पी&एल में लाओ, और पी&एल में लाओगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ चीजें माइनस करने को मिलेगी अभी तुमको। क्या? अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व इज सब्ट्रैक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब जब एसेट बिक रही है ना, तो जितना रिवैल्यू किया उसका डिप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में 80 करोड़ का किया, 80 करोड़ के रिस्पेक्ट में जितना डिप्रिसिएशन आ रहा है ना, चलो डिप्रिसिएशन तुमको माइनस करने को दिया, पर नेट ऑफ डिप्रिसिएशन जितना भी पैसा बचा होगा तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, पी&एल में लेके आना पड़ेगा। तो ये हुआ तुम्हारा DR डॉक्टर, और R वाला हमारे रेस्ट इन पीस का R, दैट इज रिवैल्यूएशन। तो R 3 है, तुम कहीं भी याद रखो, रॉयल्टी है, रिजर्व है, रिवैल्यूएशन है, D से डिविडेंड है, और D से क्या था हमारा, डेप्रिसिएशन। ये हो गया डॉक्टर, क्या बोलता है, रेस्ट, यहां तक अभी रेस्ट तक। अब I पे आते हैं भैया, I से क्या है, I से है तुम्हारा इनकम टैक्स। आय से तुम्हारा क्या है, इनकम टैक्स। एक चीज बताओ, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में क्या करोगे, सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करोगे, टैक्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट निकल रहा है वो कैलकुलेट करोगे, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करोगे, वही करते अपन, सरचार्ज करेंगे, सरचार्ज के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करेंगे। पहले क्या करोगे, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट लगता है इंटरेस्ट लगा दोगे, सरचार्ज लगता है सरचार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उतना ही करोगे। अब फिर वही लॉजिक, मतलब इनकम टैक्स तुम्हारी इनकम पे टैक्स है, वो कहीं से भी तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं होता है। अगर तुमने इनकम टैक्स के सरचार्ज को, इनकम टैक्स के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को, इनकम टैक्स में लगने वाले इंटरेस्ट को तुमने एक्सपेंस बुक किया, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल नेचर का खर्चा होता है। मेरा इनकम टैक्स मेरा बिजनेस का खर्चा कभी नहीं होता है, तो अगेन उसका क्या करो, एड बैक। और अगर तुमने रिफंड लेके रखा है क्रेडिट साइड कि मुझे रिफंड आने वाला इनकम टैक्स का, भाई वो तुम्हारी इनकम नहीं है, उसको वापस क्या करो, माइनस करो। तो आई फॉर इनकम टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो, उसका इंटरेस्ट हो, उसका सरचार्ज हो, उसका हेल्थ एंड एजुकेशन से सब कुछ वापस एड बैक करो, और अगर रिफंड बुक किया है तो वापस रिफंड को रिवर्स करो। अब इसमें तुम्हें पेनल्टी वर्ड सुनाई नहीं दिया, पेनल्टी वर्ड नहीं दिया, तो अगर 115 JB में पेनल्टी नहीं लिखा है, तो पेनल्टी अगर उसने अलाउ भी करके रखी होगी तो खुशी खुशी अलाउ कर देना। जबकि PGBP में पेनल्टीज आर नॉट अलाउड, डिसअलाउ होता है, पर यहाँ पे मैट के कैलकुलेशन में गलती से भी पेनल्टी का एडजस्टमेंट मत करना। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो 115 JB जितना बोलेगा हमको उतना ही करना है, एक कदम आगे नहीं एक कदम पीछे नहीं। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, ये भी सबसे पहले इंटरेस्ट, इनकम टैक्स है, उसका इंटरेस्ट है, उसका सेस है, उसका सरचार्ज है, DDT है, सब कुछ वापस एड बैक करो। और यही सब अगर तुमने क्रेडिट में लिखा है तो ये सब क्रेडिट में क्या हो जाता है, माइनस। पेनल्टी एड बैक नहीं होती है, लिखा है, क्योंकि पेनल्टी वर्ड लिखा ही नहीं है तो हमको एड बैक भी नहीं करना है। तो हमने क्या किया अभी, डॉक्टर का क्या हुआ, D फॉर डिविडेंड, D फॉर डेप्रिसिएशन, R फॉर रॉयल्टी, R फॉर रिवैल्यूएशन, और R फॉर रिजर्व। I से एक इनकम टैक्स हो गया, अब I से एक और इनकम, दैट इज योर एग्जेम्प्ट इनकम। I फॉर दो इनकम होती है, एक नॉर्मल इनकम टैक्स और एक एग्जेम्प्ट इनकम। बोलता है सुनो, कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करेंगे। तुम तो सीधे लॉजिक सुनो इसका, जब इनकम टैक्स एक्ट ने कोई इनकम को एग्जेम्प्ट किया है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, फिर एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ही क्या है? अभी भी अपन ने किया था ना, रॉयल्टी अगर क्या है, तुमने बोला था 10% पे टैक्सेबल होगी, तुम 15 पे लेके आ रहे हो, तो उसने भी इफेक्ट रिवर्स करवाया है ना, कि ठीक है रिवर्स कराते। तो यहाँ भी बोल रहे जिस इनकम पे हम बोल रहे 0% टैक्स लगेगा, तो तुम कैसे बोल सकते हो 15% दो? तो अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है और तुमने क्रेडिट साइड में लिखी है, वापस उसको क्या करो, हटा लो, माइनस। पर एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, जब इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे तो उसका एक्सपेंस कैसे अलाउ कर दे? तो एक्सपेंस अगर माइनस किए तो उसको वापस क्या करो, एड बैक करो। तो डॉक्टर
डी हो गया, आर हो गया, उसका आई में दो चीजें, एक नॉर्मल इनकम टैक्स है तो दूसरा इनकम एग्जेम्प्ट ही है, एक पे टैक्स है तो दूसरा क्या है, इनकम एग्जेम्प्ट है। तो तुम्हें क्या एडजस्टमेंट याद होते जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, डी आर आई, आई से दो इनकम, एक एग्जेम्प्ट इनकम और एक क्या है तुम्हारा इनकम टैक्स। ठीक है, तो रेस्ट इन पी सब पी पे आते हैं। पी फॉर होता है हमारा आजकल प्रोविजन, पी फॉर क्या है, प्रोविजन। तो अब प्रोविजन के रिस्पेक्ट में ये क्या बोलता है, बोलता है देखो प्रोविजन तुम ही बताओ क्या एक्चुअल खर्चा है क्या प्रोविजन तुम्हारा, इस प्रोविजन और एक्चुअल एक्सपेंस की तुम सिर्फ एक गुल्लक बना के रख रहे हो कि आने वाले खर्चे के लिए हम सोच रहे कितना रख लें, अभी खर्चा हुआ नहीं है। प्रोविजन तो हम समझते हैं आईपीसीसी के जमाने से कि प्रोविजन एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, वो एक एस्टिमेशन है। तो बोलता है हम कोई भी अनसर्टेन लाइबिलिटी है, कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, उसका प्रोविजन हम अलाउ नहीं कर सकते। तो चाहे प्रोविजन, देखो क्या बोल रहा है, प्रोविजन कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी या अनसर्टेन लाइबिलिटी का अलाउ नहीं होगा। मतलब डेबिट साइड लिखा है क्या, वापस एड बैक करो। अब लोगों ने ना इसका लूपहोल यूज किया था, क्या लूपहोल यूज किया, ध्यान से इधर देखो, यहां लिखा है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वर्ड क्या लिखा है, लाइबिलिटी। बोले लाइबिलिटी का प्रोविजन एडबैक करने का बोला है ना, असेट के रिलेशन में प्रोविजन एडबैक करने को कहां बोला। तुम एक चीज बताओ, लाइबिलिटी बोला है, असेट के रिस्पेक्ट में पहले ये चीज लिखी ही नहीं थी, तो इन्हें बोला डेटर्स, मेरे डेटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बेड डेट्स मेरा क्या हो जाएगा, 15 लाख का बेड डेट्स होगा। अब मैंने एक प्रोविजन बना दिया, कितना, 15 लाख का प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब बताओ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लाइबिलिटी का प्रोविजन नहीं है, वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स तो असेट रिलेटेड प्रोविजन है। लोगों ने इसका लूपहोल यूज किया कि भाई तुमने लिखा है लाइबिलिटी रिलेटेड प्रोविजन क्या होगा, मैट में अलाउ नहीं होगा, पर तुमने कहा लिखा कि असेट के रिलेशन में भी प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। फिर उन्होंने लिख के दिया अगले साल, प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो तुम्हारी असेट की वैल्यू कम करता है, जैसे प्रोविजन फॉर तुम्हारा बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो वो क्या है, तुम्हारी असेट की वैल्यू कम करता है। डेटर्स आ रही है और असेट, ये तो हमको पता है, ठीक है। एफआर एग्जामिनेशन हमको सबको पता है ना कि असेट की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्या है, इसलिए फिर लिखा कि ये प्रोविजन भी अलाउ नहीं होगा। तो इन शॉर्ट चाहे असेट रिलेटेड प्रोविजन हो चाहे लाइबिलिटी रिलेटेड प्रोविजन हो, नहीं, अलाउ नहीं होगा। अब एक और चीज, अब बोलता है चलो असेट रिलेटेड प्रोविजन भी अलाउ नहीं होगा, लाइबिलिटी रिलेटेड प्रोविजन भी अलाउ नहीं होगा, पर तुम्हें कुछ प्रोफेशंस को तो इज्जत देनी ही पड़ेगी। कुछ प्रोफेशन मतलब एक्चुअरी ने खुद वैल्यूएशन करके दिया है कि यही लाइबिलिटी आएगी, भाई एक्चुअरी कुछ तो है, जैसे सीए को इज्जत मिलती है वैसे एक्चुअरी को भी तो इज्जत मिले कि वो खुद लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दे रहा है कि इतना प्रोविजन बना लो इतनी ही लाइबिलिटी आएगी। बोलते हैं अगर एक्चुअरी वैल्यूएशन किया है तो ऑब्वियसली कुछ प्रोफेशंस को इज्जत तो देनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने बोला है तो सब सोच समझ के बोला है। तो अगर ये एक्चुअरी वैल्यूएशन है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, वो तुम्हें कुछ वर्ड ऐसा देंगे कि ये क्या है, प्रॉपर मैनर में कैलकुलेट हुआ है। तो एक्चुअली का वैल्यूएशन अगर है लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो सिर्फ प्रोविजन तुमको अलाउ होगा। तो पी से प्रोविजन चाहे असेट रिलेटेड हो, लाइबिलिटी नहीं अलाउ होगा। माइनस करके रखा है डेबिट साइड ऑफ द P&L में, वापस एड बैक करो। लेकिन अगर एक्चुअली ने ये कैलकुलेट किया और तुमने माइनस किया तो चलेगा, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रेस्ट इन पीस, यहाँ पे क्या हुआ, खत्म। तो डॉक्टर का RIP यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं रेस्ट इन पीस, जिससे क्या हुआ, AOPBY का ट्रस्ट क्या हो गया, टूट गया। अब AOPBY उस पे आते हैं। अभी अभी कल ही तो तुमने मेरे साथ AOPBY करा है, याद करो। AOPBY की शेयर तुमको पता है, AOPBY का क्या पता है तुम्हें, शेयर पता है। और उसमें एक क्या है, ऐसा मतलब मेंबर है जिसकी इनकम क्या होती है, या तो हायर रेट पे टैक्सेबल होती है या फिर वो कंपनी है। कंपनी भी होगा तो AOPBY को किस रेट पे टैक्सेबिलिटी आएगी, मैम MMR। जब तुम ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे हमसे टैक्स ले ही चुके हो, तो 15% का मैट लगा के क्या करोगे, आर यू गेटिंग। हमने पढ़ा था अगर AOPBY के मेंबर्स हैं
उसके शेयर तुम्हें पता है और तुम्हें पता है कि एक मेंबर कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, लेकिन इतना तो पता है या तो हायर रेट पे टैक्स होगा या एमएमआर की रेट पे टैक्स होगा, तो वो तो वैसे भी 15% से आगे निकल रहा है ना। अब तुम मैट लगा के करोगे क्या इसमें? तो बोलते हैं एओपीबीवाई के अगर तुम्हें शेयर मिला है, एओपीबीवाई की इनकम तुम्हें मिली है, तो हम वापस टैक्स नहीं करेंगे। क्यों? वो तो एग्जेम्प्ट हो गई ना। याद करो, जब एओपीबीवाई को एमएमआर के रेट पे टैक्स लग जाता है तो हमारे लिए इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स भर चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखो, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर कंपनी को शेयर मिला है तो कंपनी मेंबर होगी ना उस एओपीबीवाई की। कंपनी को शेयर मिला, कंपनी तो मेंबर होगी तभी तो उसको शेयर मिल रहा है। तो जिस एओपीबीवाई में कंपनी मेंबर है, शेयर तुमको नहीं भी पता था तो भी एमएमआर का रेट था, शेयर पता था तो भी एमएमआर या हायर रेट पे टैक्स हो रही थी वो एओपीबीवाई। कल का याद आ रहा है? तो फिर अब तुमको मैट लगा के क्या करेंगे निशान, तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं एक काम करो, एओपीबीआई का शेयर मिला, वैसे भी टैक्स नहीं होना, हटाओ इस इनकम को, लेकिन एक्सपेंस अलाउ करेंगे क्या? नहीं। तो जिसपे हम इनकम नहीं लेते, टैक्स नहीं लेते, उसका एक्सपेंस भी हम अलाउ नहीं करते। तो डॉक्टर ने बोला था रेस्ट इन पीस, जिससे हमारी एओपीबीवाई का ट्रस्ट क्या हो गया ब्रेक, और मैं ट्रस्ट ऑलरेडी तुमको समझा चुकी हूँ। बिजनेस ट्रस्ट अपना क्या देता है, यूनिट्स देता है एसपीवी को, और ये अपने शेयर्स देता है बिजनेस ट्रस्ट को। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन हो सकता है वैल्यू कुछ और हो, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन वैल्यू कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे जिस दिन बिजनेस ट्रस्ट ने अपने क्या दिए, यूनिट्स दिए, और एसपीवी ने क्या दिया, अपने शेयर्स दिए, हो सकता है यहाँ के कारण तुमको कुछ नोशनल गेन नोशनल लॉस हो सकता है। तुम जिस दिन बोल रहे हो आज 10 करोड़ की मेरे यूनिट्स की वैल्यू, और जिस दिन शेयर्स मिले उस दिन तुम्हारी यूनिट्स की वैल्यू कुछ और हो सकती है। यूनिट की वैल्यू भी तो अप डाउन होती है। तो बोलता है यहाँ अगर तुमने कोई नोशनल गेन या नोशनल लॉस क्या करके रखा है, बुक करके रखा है, रिवर्स द इफेक्ट। गेन है हटा लो, लॉस है एड बैक कर दो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो एक बार देखो, डॉक्टर रेस्ट इन पीस, एओपीबीआई का ट्रस्ट, ट्रस्ट समझ में आ रहा? ट्रस्ट क्या हो गया, अब लॉस होने जा रहा। ठीक है, अब लॉस्ट में क्या है, लॉस में तो देखो अब यहाँ पे अभी डबल एस पे नहीं आना, लॉस का डबल एस यही है। ठीक है, लॉस पहले इसी पे आते हैं। लॉस क्या बोलता है, किसी भी तरह का अगर तुमको लॉस होगा तो बोलते हैं कि वो लॉस कौन सा है, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेके आए हो तुम, या फिर तुम्हारे पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना उतना ही माइनस करने को देंगे तुमको, तुम्हारे किसमें से, पीएनडीएल का जो तो कंपनीज एक्ट का तुमने प्रॉफिट लिया ना, उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस, उसी को तुम माइनस करना। लेकिन दोनों भी मिल सकते हैं। एक केस है जिसमें क्या है, दोनों मिल जाएंगे तुमको माइनस करने का। अब वो केस क्या है सुनो, बोलता है तुमने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है। भाई तुमने जब खुद ही इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया, मतलब तुम्हारी हालत क्या है, टाइट है, तुम्हारी लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू असेट, तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो बोलता है कि अगर तुमने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया, मतलब तुम इंसॉल्वेंट हो, तो हम तुम पे बोलते जाओ यार, तुमको वैसे इंसॉल्वेंसी पे आ रहे हो, जाओ। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी अलाउ किया तुमको, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी तुमको अलाउ किए। क्या ये बात समझ में आई? पहला केस जब दोनों चीजें अलाउ की, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये अलाउ किए तुमको। दूसरा, ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, ट्रिब्यूनल ने तुम्हारी कंपनी के सारे मैनेजमेंट को हटा दिया क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे थे। तो ट्रिब्यूनल ने अगर क्या किया, नए डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया तुम्हारी कंपनी में। क्यों? ऑब्वियसली अगर ट्रिब्यूनल सस्पेंड कर रहे तुम्हारे डायरेक्टर्स को, मतलब तुम्हारे डायरेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे ढंग से। तो तुम्हारी क्या गलती कि तुम लॉसेज में आए कंपनी, तुम्हारे डायरेक्टर्स की गलती थी। तो ट्रिब्यूनल जब भी तुम्हारे डायरेक्टर्स को, चाहे वो कंपनी हो सब्सिडरी हो, उसके डायरेक्टर्स को सस्पेंड करता है, तो इस केस में भी वो बोलते हैं कि चलो इस बार के लिए तुम लॉसेस भी ले लो, तुम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। ऐसे तो व्हिचएवर इज लेस ही अलाउ होगा, लेकिन इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू हो गई, या फिर तुमने क्या किया, तुम्हारे सारे के सारे डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने रिमूव कर दिया है, दोनों ही केस में फिर क्या अलाउ होगा, दोनों चीजें अलाउ हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है रेस्ट इन पीस,
ट्रस्ट किसका गया, एओपीबीआई का ट्रस्ट लॉस हो गया, लॉस वर्ड से समझ में आ गया ये लॉस। अब लॉस का डबल एस, सब्सिडरी के लॉस और एक है सिक कंपनी, लास्ट के दो चीजें बस, खत्म तुम्हारा 115 जेबी के सारे एक्सप्लेनेशन। लॉस की दो चीजें डबल एस, एक है सब्सिडरी का लॉस और एक है सिक कंपनी। सिक कंपनी नाम सुन के ही क्या समझ में आ रहा है, खुद कंपनी अभी बीमार है, तो बोलता है तुमको अगर लॉसेस है ना, लो भैया तुमको सब सिक कंपनी के लॉसेस क्या किए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है प्रॉफिट ऑफ द सिक कंपनी, बोलता है कि सिक कंपनी तुम अभी खुद ही बीमार हो, रिकवरी कर रहे हो भैया, तुमको थोड़े से प्रॉफिट हो गए ना, नहीं चाहिए तुमसे इनकम टैक्स, कितनी दया है देखो, सिक कंपनी है उसको थोड़े से प्रॉफिट हो गए, तो बोला अगर सिक कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो भाई हमको मैट नहीं अप्लाई करना, अभी उसको सिक से क्या हो जाने दो, वापस रिकवर तो हो जाने दो। तो यहाँ पे सिक कंपनी के प्रॉफिट पे भी टैक्स नहीं लेते। और मैम सब्सिडरी का भी कुछ बोला, तो सब्सिडरी के भी लॉस से ही रिलेटेड बात है, तो बोलते हैं सब्सिडरी के लॉस हम क्यों अलाउ करेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर हम मैट के प्रोविजन अप्लाई करें, तुम अपने सब्सिडरी के लॉसेज यहाँ बुक करने मत बैठो, ऐसे तो तुम अपनी टोटल इनकम कितनी कम करते रहोगे, तो सब्सिडरी के लॉसेज आर डिस अलाउड। 115 जेबी डॉक्टर रेस्ट इन पीस, जिससे एओपी का बीओआई का ट्रस्ट लॉस हुआ, और डबल एस क्या है उसी में सब्सिडी के उसमें एक है सिक कंपनी और एक है तुम्हारा लॉस ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी के लॉस भी डिसअलाउ होंगे। सिर्फ तुमको डॉक्टर रेस्ट इन पीस के नाम पे क्या लिखना है, अभी पूरा लिखना, डॉक्टर रेस्ट इन पीस बोलता है ट्रस्ट एओपी बीओआई का लॉस हुआ, नाम लिखते जाना, डी पे क्या है आर पे क्या है ये, और प्लस माइनस जल्दी से लिखना है। 8 मिनट अलॉट कर रही हूँ, पूरा मैट के 115 जेबीपी, सिर्फ प्लस माइनस समझो ना, सब कुछ नहीं लिखना है तुमको। डी से क्या है लिख लिया, डिविडेंड क्या प्रपोज पेड प्लस या माइनस क्या क्या करना है, बस उतना लॉजिकली 8 मिनट के अंदर लिखो। स्टार्ट करो जल्दी।
चलो हो गया, याद है? ठीक है, चलो अब आ जाओ मैथ के पेज नंबर पेज 248 पे। स्टार्ट करें। अब देखो, अब इंडेस है। अब इंडेस में मैं सबसे पहले कौन से नोट नंबर 1 को पढ़ाना है मेरे को, जो अपन ने पढ़ा, क्या अपन ने सही समझा नहीं समझा एक बार देख ले। तो इंडेस के 249 पे सबसे पहले नोट नंबर 1, उस नोट नंबर 1 का अगर कोई मुझे क्रक्स निकाल के बताए तो क्या बोलोगे? पढ़ के बताओ मुझे। मैम वो रिवैल्यूएशन वाली बात की, इसमें नहीं ऐड करेंगे रिवैल्यू। इन शॉर्ट वही, नोशनल गेन नहीं चाहिए, Fictitious, नोशनल प्रॉफिट नहीं चाहिए, फिक्टिशियस नहीं चाहिए। उसने क्या बोला लास्ट की लाइन देख रहे हो? कब करना है? इट विल एप्लीकेबल, अप्लाई होगा, जरूर होगा, लेकिन कौन सी ईयर में? जब क्या होता है, असेट रिटायर होगी, डिस्पोज होगी, रियलाइज्ड होगा या ट्रांसफर होगा, मतलब सच में जब चीज हो रही होगी सिर्फ तभी हमको क्या करना है, कोई एडजस्टमेंट करना है। मतलब नोट नंबर 1 भी ले दे के यही बात बोलता है। फिर एक बार नोट नंबर 2 पे आओ, देखिए क्या यही क्रक्स वापस निकल के तो नहीं आ रहा? पढ़ो एक बार नोट नंबर 2 भी। वही है कि अगर तुमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तुमने अलग बुक्स ऑफ अकाउंट की जगह फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि एक्चुअल में तो तुमको कुछ रियलाइज हुआ नहीं। क्योंकि डीमर्जर पे जब भी क्या होता है, रिजल्टेंट कंपनी बनती है, कैपिटल गेन बोलता है ट्रांसफर ही नहीं है। याद है थोड़ा तो आईपीसीसी, वहां बोलता है ट्रांसफर ही नहीं। तो जब ट्रांसफर ही नहीं है तो फिर वही ले दे के वही बात कि हमको नोशनल नहीं चाहिए। चलो हेंस प्रूफ अभी और करते हैं। अब नोट नंबर 3 में ए बी सी डी ई एफ जितना लिखा है सबका एक ही क्रक्स तुमको मिलेगा। सब कुछ पढ़ते जाओ, ए पढ़ो, बी पढ़ो, ए से लेकर एफ तक पढ़ो। सिर्फ ए वाला मुझे थोड़ा सा समझाना होगा। पढ़ो पढ़ो निशांत, इधर नहीं, बुक। निशांत पूछूंगी ना, पढ़ना, ऐसे ऐसे मत करना कि मैं पढ़ रहा हूं। मैम सिर्फ एफ एफ पॉइंट समझ में आया। एफ ही समझ में आया, समझाऊंगी तो पूरा, पर बता रही हूँ क्रक्स एक ही है उनका कि मैम वो क्रक्स ही समझ में आया बस। मैम इसमें तो एफआर के कॉन्सेप्ट है सारे। हाँ, लेकिन अपने को एफआर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अब देखो, आई होप पढ़ तो लिया होगा थोड़ा बहुत।
ठीक है, ऊपर ऊपर नजर से। अब देखो, अभी ए हटा देते हैं, बी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, सी डी ई पे अपन आते हैं। बोलता है गेन या लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट designated at fair value through OCI in accordance with 109 Ind AS adjusted on convergence date। अब यहाँ पे बोलते हैं अगर तुमने ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, ट्रांजिशन अमाउंट में ये इंक्लूड नहीं होगा। बोलता है कि जिस दिन कन्वर्जन हुआ है, मतलब जिस दिन तुमको मैट वगैरह लग रहा है कन्वर्जेंस डेट पे, अगर हमने फेयर मार्केट वैल्यू पे किसी चीज को क्या किया है, रिवाइज किया, उसके कारण अगर गेन होता है या लॉस होता है, इंक्लूड मत करो। आर यू गेटिंग? अब पढ़ो, ऊपर लिखा है कि ये इंक्लूड मत करो। मत इंक्लूड करो मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, तुम इन्वेस्टमेंट का तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अभी भूल जाओ, एफआर तो कर नहीं रहे, वो एज इट इज ही क्वेश्चन देंगे। बोलते कभी भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट को फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, और फेयर मार्केट वैल्यू पे लाने पे तुमको कोई भी गेन या कोई भी लॉस होता है, बुक नहीं करना है। तो फिर बताओ इसका क्रक्स क्या है? नोशनल गेन नहीं चाहिए, नोशनल लॉस नहीं चाहिए। फिर अब आ जाओ डी पे। अब ये तो समझते हैं पीपीई, बड़ा अच्छा लगता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इतना ही समझ में आता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलता है, और इंटेंजिबल एसेट अगर रिकॉर्ड की है फेयर वैल्यू पे, फिर वही हो गया, अगर तुमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या फिर इंटेंजिबल एसेट को कन्वर्जन डेट, क्या होता है कन्वर्जन डेट वो भी अभी देख लेंगे, अभी के लिए समझो जब तुम पे मैट अप्लाई कर रहे अभी के लिए, तो बोलता है उस दिन अगर तुमने क्या किया, उस दिन अगर तुमने फेयर वैल्यू पे वैल्यू किया, तो फिर से क्या हो गया, कॉस्ट कुछ और थी, तुम फेयर वैल्यू पे लेके आए हो, तो वहां पे क्या है, फिर से नोशनल गेन नहीं चाहिए। एक्चुअल कन्वर्जन रेट क्या होती है, जब तुम पे इंड एस अप्लाई करते हैं, तुम पे अब इंड एस क्या है, फर्स्ट टाइम अप्लाई हो रहा है, तो इंड एस के कॉन्सेप्ट का जिस दिन लगते हैं ना, वो कन्वर्जन डेट रहती है। तो इंड एस तो बोलता है हर चीज फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाओ, तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू पे लाने पे तुमको नोशनल गेन भी हो सकता है, नोशनल लॉस भी हो सकता है। वही बार बार वो बोल रहा है, चाहे पीपीई हो, चाहे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हो, या फिर ई इन्वेस्टमेंट तुम किसी सब्सिडरी में करते हो, जॉइंट वेंचर में करते हो, एसोसिएट में करते हो, और उसको अगर तुम फेयर वैल्यू पे ले आए, तो अब समझ में आया सीडीई। इन शॉर्ट, चाहे तुम पीपीई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे तुम्हारा इंटेंजिबल है, चाहे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, चाहे तुम सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन सबको तुम फेयर वैल्यू पे लेके आ गए, इससे कोई नेशनल गेन और नोशनल लॉस हुआ नहीं इंक्लूड करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या अब सीडीई आया समझ में? फिर अब एफ पे आते हैं, बोलता है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द पैरा D13 ऑफ इंड AS 101 ऑन कन्वर्जन डेट। इन शॉर्ट, फॉरेन ऑपरेशन पे फोकस करो। सपोज करो मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, पेमेंट करते वक्त मुझे लॉस एक्चुअल में बुक करना है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज के कारण कोई लॉस हुआ, फॉरेन एक्सचेंज से कोई गेन हुआ, लेकिन जब मैं हर बार कन्वर्जन डेट पे इसको भी फेयर वैल्यू पे लेके आ रही हूँ, तो एक्चुअल में थोड़ी ना पेमेंट चला गया, या एक्चुअल में थोड़ी ना तुमको गेन हो गया। तो बोलता है फॉरेन ऑपरेशन को भी जब कन्वर्जन डेट पे तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंस बुक कर रहे हो, हमको वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल गेन नहीं है, एक्चुअल लॉस नहीं है। तो आर यू गेटिंग? चाहे तुम सी डी ई एफ तीनों चीजें पढ़ो, आगे क्या लिखा है, जब एक्चुअल रिटायर डिस्पोज रियलाइज होंगी ये चीजें, तभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना बी से ई वाले पॉइंट में। जब एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, एक्चुअल में पीपीई असेट्स को डिस्चार्ज कर रहे हो, रिटायर कर रहे हो, कुछ भी एक्चुअल करोगे तब करना। तो समझ में आया? वो शुरू से जो कॉन्सेप्ट बोल रहे वो अलग अलग जगह इंडिया में यही लिख लिख के रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ बोलो, ना बोलो, सब बोलो, स्वाति बोलो, ठीक है। चलो अब नोट 1 क्लियर, नोट 2 क्लियर। देखो 249 पे नोट 1 में कोई दिक्कत, नोट 2 में कोई दिक्कत, अब नोट सी से एफ में अब कोई दिक्कत। अब समझो, यहाँ पे ए भी कुछ लिखा है, ए में लिखा है इसने किसमें, ट्रांजिशन अमाउंट का पॉइंट नंबर ए, बोलता है कोई भी अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट जो एडजस्ट किया है ओसीआई में ऑन कन्वर्जन डेट which shall subsequently be reclassified to P&L। अब ये वाली चीजें हमको समझनी। देखो इंड एस में ना दो चीजें होती है, एक P&L होता है,
एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है। एक P&L है, एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। P&L में डायरेक्ट इनकम जाती है, डायरेक्ट इनकम आपकी सेल से रिलेटेड, आपकी परचेस वाली जो डायरेक्ट है। OCI मतलब इनडायरेक्ट इनकम सारी कहाँ जाएगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब समझो, अगर OCI में तुम्हारी कोई ऐसी इनकम है जो आगे जाके P&L में आएगी ही, अभी रिक्लासिफाई नहीं हो रही, आगे जाके वो रिक्लासिफाई होगी, भले 15 साल बाद रिक्लासिफाई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, पर आगे जाके वो P&L में एक बार तो क्या होगी, आएगी ही। तो यहाँ पे इंडेस बोलता है जो चीज आगे जाके एक बार भी सही पर P&L में आएगी तो आगे जाके हम टैक्स ले ही लेंगे ना उस पर। आज नहीं ले रहे, कल ले लेंगे, कल नहीं 15 साल बाद ले तो लेंगे टैक्स। तो बोलता है ऐसी कोई OCI की इनकम जो कभी भी रिक्लासिफाई, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई होगी P&L में, उसको अभी ये एक ट्रांजिशन अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर मत लो। क्यों ले रहे हो, जब वो 15 साल बाद P&L में आएगी इनकम तो ऑटोमेटिकली मैट लग जाएगा उस पर। तो अभी तुम्हें ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त रिक्लासिफिकेशन जो आगे होने वाला है उसको मत लो। लेकिन मैम ऐसी इनकम जो कभी रिक्लासिफाई होगी ही नहीं P&L में, चाहे जो कर लो रिक्लासिफाई नहीं हो सकती, तो अगर ये इनकम कभी P&L में नहीं आने वाली तो आज के आज इसको क्या करो, अभी जब इंडेक्स लगा रहे ना कि अभी के अभी इसको क्रेडिट साइड ऑफ P&L में बुक कर लो, अभी टैक्स चाहिए। तो जो चीज अगर रिक्लासिफाई होने वाली है हम रुकेंगे, जो चीज रिक्लासिफाई नहीं होने वाली है आज के आज उसको P&L में बुक करो और लिख लो। इतनी बात समझ में आई? अब तुम आओ ये पार्ट नंबर 2, अब इसको समझोगे तो धीरे धीरे अब ये समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है पार्ट नंबर 2 में, इन केस कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई इंडेस, ये सिर्फ तभी लगेगा जब इंडेस वाली कंपनी होगी। कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे हमको, और पहला तो हमने जो डॉक्टर रेस्ट इन पीस किया ना वही निकालना है, उसके बाद तुम्हें ये चीजें भी करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तुम बुक प्रॉफिट जो तुमने अभी कैलकुलेट किया था ना, डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस वाला, वो बुक प्रॉफिट को उसको लिखो, और उसमें क्या ऐड करना है तुमको, आइटम क्रेडिटेड टू OCI एंड नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L। OCI में तो लिखिए पर कभी भी जीवन में क्या नहीं होगा, वो P&L का पार्ट नहीं बनेगी। तो क्या आज की आज उसको ऐड कर ले फिर बुक प्रॉफिट में। निशांत बुक में देखो, बताओ समझ में आया कि नहीं। बुक प्रॉफिट, डॉक्टर से रेस्ट इन पीस, हमने वो सारे एडजस्टमेंट लगाए और एक बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन आ गया। लेट से हमारा है 150 करोड़, ठीक है। अब बोलते हैं कि OCI को चेक करो, तुम पे तो इंडेस भी लगता है, तुम पे क्या हो, तुम वो कंपनी हो जिसपे इंडेस लगता है। तो उसने दिया कि OCI में 1 करोड़ की इनकम है जो जीवन में कभी P&L में नहीं आने वाली। तो वो क्या बोलता है, हमने अभी अभी समझा इंडेस, आज ही क्रेडिट कर लो फिर। तो वही लिखा ऐड आइटम क्रेडिट टू OCI एंड नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L, कभी रिक्लासिफाइड जो नहीं होगी आज ही उसको क्रेडिट साइड प्लस कर लो। अब समझ में आया ये। फिर दूसरा, ये भी अभी हमने किया था, गेन फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI एंड रिवॉल्यूशन सरप्लस ऑन रिटायरमेंट डिस्पोजल रियलाइजेशन ट्रांसफर। जिस वक्त रिटायर हो रही है हमारी इंस्ट्रूमेंट, जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, उस वक्त जो भी तुम्हारा गेन हुआ है वो अब क्या कर लो, प्लस कर लो। नोट में क्या लिखा है, जब तक एक्चुअल नहीं होगा तब तक हम गेन भी नहीं लेंगे, तब तक लॉस भी नहीं लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, वही चीजें प्लस करो जो एक्चुअल तुमने इंस्ट्रूमेंट बेचा, एक्चुअल क्या हुआ, रिटायर किया, उस वक्त एक्चुअल जो गेन हुआ है उसको प्लस कर लो। क्या ये समझ में आया क्या प्लस करना है। अब ऑटोमेटिकली कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो माइनस सोचो तुम, माइनस अब खुद ही सोच लो कि माइनस क्या करना पड़ सकता है। ऐसी चीज जो लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है ट्रांसफर करने पे, एक्चुअल लॉस हुआ है रियलाइज करने पे, अब भी माइनस कर लो। तो देखो माइनस में लिखा है बी पॉइंट में, लॉस इन चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI एंड रिवैल्यूएशन जो एक्चुअल हुआ है। फिर ऊपर वाला क्या था, जो कभी जीवन में रिक्लासिफाई नहीं होगा उसको आज ऐड कर लो। बस सपोज करो तुमने P&L में ऑलरेडी ऐसा कुछ लिख के रखा है जो आगे जाके क्या होना था, OCI से P&L में आना ही था। OCI में ऐसा कुछ लिखा है जो आगे जाके वैसे भी P&L में आना था। अगर ग्रुप प्रॉफिट में है वो चीज हटाओ, तो वही लिखा है आइटम जो OCI में डेबिटेड है
ठीक है, जो क्या है डेबिट है वो कभी भी क्या नहीं होगी, रिक्लासिफाई नहीं होगी। इसने एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में लिखा है। कैसा, ओसीआई में भी डेबिट होता है, ओसीआई में भी क्रेडिट होता है। बोलता है ऐसा आइटम ओसीआई का जो कभी जीवन में डेबिट होना ही नहीं था, आज ही उसको क्या कर दो, डेबिट कर लो भैया, माइनस कर लो। जब क्रेडिट आज करवा रहे तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी हम क्या कर देते हैं, आज ही तुमको डेबिट करवा देते हैं। रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस लिख दो, जो बुक प्रॉफिट आया वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो बुक प्रॉफिट। मैम इसमें क्या ऐड करना है, ऐसी चीज जो कभी जीवन में ओसीआई से कहा नहीं आएगी, पीएनडल में नहीं आएगी। अगर इनकम क्रेडिट में लिखी है क्या, हाँ मैम क्रेडिट में, तो अभी की अभी बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो। ऐसी चीज जो एक्सपेंस है लेकिन कभी पीएनडल में नहीं आने वाला, ओसीआई में लिखा है, डेबिट करा हुआ है क्या, हाँ, तो एक काम करो, बुक प्रॉफिट में अभी के अभी माइनस कर लो, क्योंकि जीवन में कभी पीएनडल में आएगा ही नहीं वो। फिर एक्चुअल में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करके तुमको कुछ प्रॉफिट हुआ है, हाँ हुआ है, अभी के अभी एक्चुअल है ना, अभी के अभी ऐड कर दो इनकम में। और लॉस हुआ है तो अभी के अभी क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या समझ में आया, जो चीजें एक्चुअल होगी वही। अब यहाँ पे 3 वाले पॉइंट पे जाओ। अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनडल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जब तुम क्या कर रहे हो, नॉन कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये किसके रिस्पेक्ट में बोला है, डीमर्जर। अभी तुमने नीचे पढ़ा था, डीमर्जर करते वक्त अगर प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर रहे हो नहीं चलेगा, पर जब एक्चुअल लोगों को, शेयर होल्डर को तुम शेयर दे रहे हो और वैल्यू का क्या है डिफरेंस चल रहा है, वो एक्चुअल तो तुमको रिकॉर्ड करना है ना। आज मैंने बोला मेरी कंपनी डीमर्ज होगी, आज उसकी वैल्यू कुछ और है, कल चल के मुझे हो सकता है जो शेयर आज मेरे 10 रुपए के एक है वो कल चल के उसकी मार्केट वैल्यू 15 की हो जाए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो 15 वाले ही शेयर्स कर रही हूँ ना मैं। तो वहां पे बोलते हैं एक्चुअल जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तब उसका जो भी लॉस हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, तब वो बुक कर सकते हो। लेकिन जब से तुम डीमर्जर अनाउंस करो तब बुक करने मत बैठना, नोशनल गेन और लॉस एक्चुअल ही बुक होगा। तो 3 चीजें जो ओसीआई में एडजस्ट होती है, जो कभी रिक्लासिफाई नहीं होगा, आज ही उसका एड या लेस एज द केस में भी कर लो। जो एक्चुअल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सेल किए तुमने, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दो, गेन हुआ है, लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। डीमर्जर के टाइम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जब शेयर होल्डर को हो रहा है तब प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर लो, लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। आया, इंडेक्स के 3 ही एडजस्टमेंट है ले दे के। अब बोलते हैं ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, तो ये देखो 4th पॉइंट लिखा है ट्रांजिशन अमाउंट। बोलता है एक हम है ना ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और तुमको ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेशन दिया नहीं, तुमको सीधे वो ट्रांजिशन अमाउंट दे देगा कि ये ट्रांजिशन अमाउंट है। बस याद रखना क्या है, ट्रांजिशन अमाउंट दे के वो हो सकता है उसमें क्या इंक्लूड कर ले, ये चीजें जो अभी अपन कर रहे थे ना, ये इंक्लूड मत करना, ये इंक्लूड मत करना, ABCDE पॉइंट, हो सकता है वो लिख दे कि ट्रांजिशन अमाउंट इंक्लूड वो वाली चीज जो एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन उसका गेन इंक्लूडेड है। तो फिर याद रखना उस ट्रांजिशन अमाउंट में से वो गेन मुझे हटाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तुम्हें ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेटेड देंगे, वो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना, पर लिख देंगे दिस ट्रांजिशन अमाउंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड, रिवैल्यूएशन का सरप्लस। अरे रिवैल्यूएशन सरप्लस नोशनल है, उतना पार्ट हटाओ, ये ट्रांजिशन अमाउंट लो। और अगर सपोज करो ट्रांजिशन अमाउंट क्रेडिट है तो तुमको बुक प्रॉफिट में 5 सालों में इक्वली ऐड करते जाना। सपोज करो ट्रांजिशन अमाउंट का मैम नेगेटिव बैलेंस है, मतलब नुकसान है, तो 5 साल में वो क्या होगा, एक्सपेंस साइड पे बुक होता रहेगा। बात समझ में आई? तो इन डेज तुम्हें कहीं भी लगे कि याद नहीं है, हम रिवाइज नहीं कर पाए, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं, एक ही लॉजिक लगाना, एक्चुअल गेन चाहिए, एक्चुअल लॉस चाहिए, और दूसरा जो कभी रिक्लासिफाई नहीं होगा, आज ही ऐड या लेस एज द केस में भी जैसा हो कर दो, और अगर रिक्लासिफाई हो रहा है तो अभी हटा दो, कुछ मत करो उसका, जब रिक्लासिफाई होगा तब की तब देखी जाएगी। और ट्रांजिशन अमाउंट में कोई भी चीज अगर इंक्लूड होगी और वो ऐसे इंक्लूड हो गई जो एक्चुअल नहीं हुआ है, उसका इफेक्ट हटा देना ट्रांजिशन अमाउंट से। सिर्फ 3 स्टेप याद रखना, फिर एक्चुअल चाहिए, रिक्लासिफाई होगा आगे चल के तो कुछ मत करो, और रिक्लासिफाई नहीं होगा तो आज ही उसका एडजस्टमेंट कर लो, और ट्रांजिशन अमाउंट में डिवाइड बाय 5 करना है। लेकिन ट्रांजिशन अमाउंट में भी एक्चुअल छोड़ के कुछ भी नोशनल है उसका इफेक्ट हटा देना पहले, फिर डिवाइड बाय 5 करना। ये नटशेल है पूरे इंडेक्स का। पूरे इंडेक्स मतलब इस मैट के इंडेक्स के लिए, वो तो एक पूरा सागर है, ठीक है।
क्या यहाँ तक बात समझ में आई? मैम डिवाइड बाय 5 हमेशा करना है? 5 साल के लिए ट्रांजिशन होगा, हाँ। क्योंकि पहली बार तुम पे इंडेक्स लगा है, तो आगे के पीछे के सारे एडजस्टमेंट करके 5 सालों में वो एडजस्ट करेगी। ओके। आया? अब एक चीज और बची है, अगर मुझे निशांत आंसर नहीं मिले और तुम लोग ऐसे बैठ रहे हो फिर ऐसे हो रहे हो, फिर मैं अलग ही तरह से तुम्हारा ऐसा भी बिठवाऊंगी ऐसे भी करवाऊंगी, ठीक है? आंसर चाहिए मुझे बस। नीचे सबसे पहले 250 के लास्ट पे आ जाओ, लास्ट में कुछ कन्वर्जन डेट करके लिखा है 250 पेज पे, एकदम नीचे नीचे क्या लिखा है? कन्वर्जन डेट, मतलब फर्स्ट टाइम जब तुम पे इंडेस लगा था, फर्स्ट डे और फर्स्ट इंडेस रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब पहले साल जब तुमको पहली बार इंडेस लगा उसका पहला दिन जो होता है ना, वही तुम्हारा क्या होता है? कन्वर्जन डेट होता है। यही होता है जब पहली बार क्या हुआ है, हमने कन्वर्जन डेट सीखा है, तो वो पहली बार वो कन्वर्जन डेट, ठीक है? तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ मैट। अब इसमें जो तुम इधर देख रहे हो ना, इस साइड नोट लिखे, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके, जो मैं बताई थी ना किन किन कंपनी पे मैट नहीं लगेगा, ये सारे नोट्स वो वाले। अब यहाँ पे भी वही ले दे कि कॉन्सेप्ट, मैट का क्रेडिट अगर है तो 15 असेसमेंट ईयर तक तुम्हें मैट का क्रेडिट क्या होगा? मिलेगा। 15 असेसमेंट ईयर्स तक क्या रहेगा? तुमको मैट का क्रेडिट मिलता रहेगा। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है पहले मैट के इन प्रोविजंस को, मैं आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी, मैट छोटा नहीं है, समझाने में बड़े ही छोटा हो गया। पहले आज इसके प्रोविजंस को रीड करोगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इसमें भी एक छोटा सा क्या है, ग्रीन सेगमेंट दिख रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है पर छोटा सा ही अमेंडमेंट है, बट इसको और तुम्हारे मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को हमको कवर करना है साथ में। तो यहाँ तक पहले क्या करके रखना है? रीडिंग करके रखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास एक्सटेंड होगी क्योंकि आज जल्दी छूट रहा है, तो कल के लिए प्रिपेयर रहना दिमाग से बिल्कुल कि कल थोड़ा ज्यादा करेंगे। आज मैट का तुम्हारा एक होमवर्क है, लिख लो, मैट पूरा अच्छा प्रॉपर रीड करके रखना है तुमको। और होमवर्क नंबर 2, तुमको स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सेक्शन नंबर 9 रीड करना है। कहाँ है वो? एनआर। हाँ चलो, इतना पता है हमको। एनआर टैक्सेशन में सिर्फ सेक्शन नंबर 9 करना है, सबसे बड़ा सेक्शन वही है, ओके। ठीक है? मैम मैट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन हम लोग वेरियस एंटिटी के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो यही जैसे अपना चैरिटेबल हो जाएगा फिर अपन क्वेश्चंस पे ही जाएंगे, ओके। ठीक है? चलो, होमवर्क समझ में आ गया? सेक्शन 9 सिर्फ एक ही तो दिया है, सेक्शन 9 और मैट, ठीक है? चलो, उसमें वोडाफोन का केस लॉ छोड़ देना अभी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।